नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। क्या वाकई में आपने कभी सोचा कि मिडल ईस्ट को मिडल ईस्ट बुलाते क्यों हैं? नहीं ना। आइए चर्चा करते हैं और आइए देखते हैं कि यूपीएससी के लिए कहां से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मिडल ईस्ट और इंडिया के रिलेशनशिप। आइए इस वीडियो में विस्तृत डिस्कशन करते हैं। चलिए शुरुआत होता है। इस वीडियो का आराम से देखिएगा। मध्य पूर्व शब्द अपेक्षाकृत नया है, जिसे 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिकी नौसैनिक रणनीतिकार अल्फ्रेड महान द्वारा गढ़ा गया था। इस क्षेत्र को तब यूरोपीय लोगों द्वारा निकट पूर्व के रूप में संदर्भित किया जाता था, लेकिन महान ने पर्शियन गल्फ और कभी कभी तो भूमध्य सागर मतलब मेडिटेरेनियन सी के ईस्टर्न तट तक इस फैले क्षेत्र का वर्णन करने के लिए मध्य पूर्व शब्द का उपयोग किया था। हालांकि इस शब्द को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान व्यापक स्वीकृति मिलती है। अंग्रेजों ने इजिप्ट के कैरो में मध्य पूर्व कमान की स्थापना की। यह कमान मध्य पूर्व और पूर्वी अफ्रीका में सेना के प्रशासन के लिए जिम्मेदार थी, और इस प्रकार मध्य पूर्व शब्द काफी हद तक इस कमान के तहत आने वाले क्षेत्र का पर्याय बन गया। लेकिन यह सिर्फ सैन्य रणनीति के बारे में नहीं है। मध्य पूर्व शब्द दुनिया के यूरो केंद्रित दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। जहां यूरोप को केंद्र माना जाता है, यूरोप के पूर्व के क्षेत्रों को उनकी दूरी के आधार पर वर्गीकृत किया जाने लगा। निकट पूर्व, मध्य पूर्व और सुदूर पूर्व। इसलिए मध्य पूर्व को सुदूर पूर्व के रास्ते के मध्य में क्षेत्र माना जाता था। समय के साथ भू राजनीतिक बदलाव, ऐतिहासिक विकास और सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होकर मध्य पूर्व की सीमाओं का विस्तार और संकुचन हुआ है। आज इसमें आमतौर पर पश्चिमी एशिया, तुर्की और मिस्र मतलब इजिप्ट शामिल है। यह इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध क्षेत्र है, जो वैश्विक राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी को आश्चर्य हो सकता है कि यह महत्वपूर्ण क्यों है। खैर, मध्य पूर्व की उत्पत्ति और विकास को समझने में हमें विश्व राजनीति और इतिहास की भी समझ होनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, इसी से माध्यम अगर आप समझना है तो मध्य पूर्व का नाम पड़ गया इसी कारण से। लेकिन इसका भारत से क्या लेना देना है, आप शायद पूछेंगे। आइए समझते हैं कि क्या यह रिश्ता होता है। यह रिश्ता रातों रात नहीं पनपा। इसकी जड़ें सभ्यता के आरंभ तक बहुत गहरी हैं। प्राचीन विश्व में भारत और मध्य पूर्व व्यापार मार्गों के एक नेटवर्क से जुड़े हुए थे, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध रेशम मार्ग है। इन मार्गों के साथ भारत के व्यापारी मामले कीमती पत्थर और वस्त्र लेकर मध्य पूर्व की यात्रा करते थे। बदले में वे सोना, चांदी और विभिन्न अन्य सामान वापस लाएंगे। यह आदान प्रदान केवल वस्तुओं के बारे में नहीं था, हालांकि विचारों के बारे में भी। प्रत्येक यात्रा के साथ व्यापारी मध्य पूर्व से न केवल भौतिक सामान बल्कि ज्ञान, संस्कृति और विचारों को ले भी जाता था। मध्य युग में मध्य पूर्व में इस्लामी खलीफाओं का उदय हुआ और उनके साथ सांस्कृतिक और बौद्धिक आदान प्रदान की नई लहर आ गई। मुगल साम्राज्य, जिसने 16वीं और 19वीं शताब्दी तक भारत पर शासन किया, पर्शियन संस्कृति से गहराई से प्रभावित था। फारसी अदालत की भाषा बन गई और फारसी कला, साहित्य और वास्तुकला ने भारतीय उपमहाद्वीप पर एक अमिट छाप छोड़ी। वास्तव में भारत के कुछ सबसे प्रतिष्ठित स्मारक जैसे कि ताजमहल इस सांस्कृतिक सहजीवन की छाप रखते हैं। इस ऐतिहासिक अनुसंधान ने दोनों क्षेत्रों के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार दिया है। उदाहरण के लिए, भारतीय उपमहाद्वीप दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी का घर है, जो मध्य पूर्व के गहरे प्रभाव का प्रमाण है। दूसरी ओर, मध्य पूर्व के भोजन, संगीत और भाषा में भारतीय प्रभाव देखा जा सकता है। तो आप देखिए, भारत और मध्य पूर्व के बीच संबंध केवल समकालीन भू राजनीति का मामला नहीं है। यह एक ऐसा संबंधन है जो व्यापार, विजय और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से भी चलता आ रहा है। व्यापार से लेकर संस्कृति तक भारत और मध्य पूर्व एक बंधन साझा करते हैं जो सदियों पुराना है। लेकिन आधुनिक दुनिया में यह बंधन कैसा चलता है, आइए समझते हैं। आज की वैश्वीकृत दुनिया में भारत और मध्य पूर्व के बीच संबंध पहले से ही कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इन क्षेत्रों का अंतर संबंध जटिल राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंधों द्वारा चिन्हित है। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से अगर शुरुआत करें तो भारत मध्य पूर्वी देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखता है। उन देशों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करता है जो अक्सर एक दूसरे के साथ मतभेद रखते हैं। ऊर्जा सुरक्षा की बात की जाए तो भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पश्चिमी एशिया से आयात करता है, विशेषकर कि तेल और प्राकृतिक गैस। उदाहरण, सऊदी अरब और इराक भारत को तेल के प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। लेकिन यह सिर्फ संसाधनों के बारे में नहीं है। मध्य पूर्व एक बड़े प्रवासी भारतीय का घर है, जो प्रेषण के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था से महत्वपूर्ण योगदान देता है। ये प्रवासी भारतीय संस्कृति राजदूत के रूप में भी काम करते हैं, जिससे दोनों क्षेत्रों के बीच संबंध और मजबूत होते हैं। रणनीतिक संबंधों के संदर्भ में मध्य पूर्व की भौगोलिक निकटता और साझा सुरक्षा चिंताएं इसे भारत के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार बनाती हैं। आतंकवाद निरोध, समुद्री सुरक्षा और रक्षा उत्पादन जैसे क्षेत्रों में सहयोग भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का अभिन्न अंग है। हालांकि रिश्ते अपनी चुनौतियों से रहित नहीं है। मध्य पूर्व का अस्थिर राजनीतिक परिदृश्य परिस्थिति, क्षेत्र और हितों के साथ मिलकर अक्सर भारत को मुश्किल स्थिति में डालता है।
लेकिन ये चुनौतियां भारत के लिए क्षेत्रीय स्थिरता और संघर्ष समाधान में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के अवसर भी प्रस्तुत करती है। तेजी से बदलती दुनिया में भारत और मध्य पूर्व के बीच में आज एक नया इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की भी बात होती है। जैसे जैसे हम इन बदलती रेत पर निवेगेट करते हैं, मध्य पूर्व के साथ भारत के संबंध गहराई और जटिलता निसंदेह और भी बढ़ती चली जाती है। क्या आपने अभी देखा कि कैसे इंडिया और मिडल ईस्ट के संपर्क बने हुए हैं और हम हर चीज में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु बात अभी भी यही निकल के आती है कि आज के इस वॉर को देखते हुए इजराइल पैलेस्तीन में सबकी चीजें बदल चुकी है, सबके डेफिनेशंस बदल चुके हैं, आयाम बदल चुके हैं। और सबसे जरूरी बात अभी भी ये है कि भारत हर उस चीज को अभी भी सराहता है जहां पे देखा जाए कि डेवलपमेंट हो सके, पीस हो सके, और टू स्टेट सोल्यूशन की बात आज भी हम करते हैं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे और इस उम्मीद के साथ कि मिडिल ईस्ट में जो हलचल है वो जल्दी से शांत हो सके, वहां पीस आ सके और भारत उसमें अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सके। और आपको यह भी बताना चाहेंगे कि अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज है हमारे यहाँ। ये 333 लर्नर्स हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ तो बेनिफिट हमें पाया ही होगा, और आज जो टॉपर हैं अगले आप भी हो सकते हैं। सीएमसी कोड पर आप कोई भी ऐसा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और आपको एक्सटेंशन मिलेगा। अगर आप 24 महीने का लेते हैं तो आपको 6 महीने का मिलेगा, अगर आप 36 महीने का लेते हैं तो आपको 12 महीने का मिलेगा। हमारा रिपीटर्स बैच भी चल रहा है उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि मैं फिर से तैयारी करूं और बढ़िया तरीके से करूं। सीएमसी कोड पर आपको लाभ मिलेगा उसमें भी। और फाउंडेशन बैच हमारा 2025 के लिए भी चालू हो चुका है, इसमें भी आप जुड़ सकते हैं। टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, इसमें आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। प्लस 22 तारीख को कॉम्बैट है, इसको तो देना कोई नहीं भूलेगा, अच्छे से दीजिएगा। और अगर आप जीत गए तो लैपटॉप से लेकर बहुत सारी चीजें जो आपको मिल सकती है यहाँ पे। टेस्ट सीरीज आपको एक बहुत अफोर्डेबल प्राइस में 4,999 में 27 जीएस और 8 सी सेट दी जा रही है। बहुत बड़ी बात है। साथ ही में ईएमआई फैसिलिटी भी हमारे पास अवेलेबल है जिसका आप लाभ ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इसको सुनने के लिए, और जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। जय हिंद।